नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पॉडकास्ट टाइम प्रो को सब्सक्राइब कराना ना भूले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना देर किए। अघोरनाथ अपने अघोरियों के साथ गायब हो चुका था। ड्रैकुला अनीता को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां जनरल रूट की आवाज गूंज उठी। काउंट ड्रैकुला, मैं जानता हूँ तुम इस कंपाउंड के अंदर हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप सरेंडर कर दो या फिर मैं अंदर आ तुम्हें अपना प्रिजनर बना लूंगा। लूसीफर का वफादार जनरल रूट अपनी एलीट यूनिट के साथ वहां पहुंच चुका था। अरे बाप रे, जल्लाद भी यहाँ आ ही गया। ड्रैकुला एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। जनरल रूट? ये आवाज तो जनरल रूट की है ना? हाँ महाराज, ये वही है। आने दो उसको, आज उसका इंसाफ हम यहीं करेंगे। सभी लड़ने के लिए कमर कस चुके थे, तभी ड्रैकुला ने सबको रोक दिया। कोई किसी से नहीं लड़ेगा। अनीता घायल है और मैं उसे किसी लड़ाई के बीच में नहीं डालूंगा। वैन हेल्सिंग, तुम अपने साथियों के साथ अनीता को सेफ एरिया पर ले जाओ। ड्रैकुला के मुंह से अपना नाम सुनकर फ्रांसिस हैरान रह गया। How do you know? क्या यही कि तुम एक वैन हेल्सिंग हो? Your eyes, तुम्हारी आंखें बिल्कुल अब्राहम की तरह है। अब टाइम मत वेस्ट करो, तुम सब अनीता को लेकर जाओ। ड्रैकुला की इस बात का सबसे पहले विरोध अनीता ने ही किया। नहीं व्लाद, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बात को समझो अनीता, तुम इंजर्ड हो और इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम किसी से लड़ पाओ। बट मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जस्ट डू व्हाट आई से नाउ। ड्रैकुला भाई जी सही बोल रहे हैं। वैसे भी उस जल्लाद के लिए ये अकेला काफी है। पर ओंकार, बात मानिए महाराज, वैसे भी अगर रूट को पता चल गया कि इस नकाब के नीचे आप हो तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। पहले देवी जी को सुरक्षित अपने महल तक ले चलते हैं। देखिए ना, इनका कितना खून बह गया है, इनको इलाज की जरूरत होगी। ओमकार की बात में सबको लॉजिक दिखाई दे रहा था। महाराज ईश्वरी प्रसाद और फ्रांसिस तुरंत तैयार हो गए। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। मुझे एक रास्ता पता है जो हमें जल्द ही राजमहल पहुंचा देगा। सब वहां से चलने को तैयार हो गए, लेकिन अनीता अभी भी तैयार नहीं थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी व्लाद, मैं यहीं रहूंगी। और ड्रैकुला ने हल्के हाथ से अनीता को एक थप्पड़ मारा और वो तुरंत बेहोश हो गई। ले जाओ इसको, लेकिन ध्यान रहे अगर इसे कुछ हुआ तो तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अनीता के लिए ड्रैकुला की चिंता देखकर फ्रांसिस के साथ साथ ओमकार को भी आश्चर्य हो रहा था। तभी अचानक फ्रांसिस को कुछ याद आया। वो सब तो ठीक है, बट हम यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे? रूट के सोल्जर्स ने पूरे कंपाउंड को सराउंड कर रखा है। वो मैं देख लूंगा वैन हेल्सिंग। फ्रांसिस नाम है मेरा। बट आई प्रिफर वैन हेल्सिंग। फ्रांसिस अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ड्रैकुला उसके साथ इतना कंफर्टेबल कैसे था। मैं बाहर जा रहा हूँ इस जनरल रूट से मिलने। तुम लोग अनीता को लेकर दूसरी तरफ से निकल जाना। ड्रैकुला बाहर जाने के लिए बढ़ चला। दूसरी तरफ वो तीनों बेहोश अनीता को उठाकर वेट करने लगे। ड्रैकुला वाकई में नहीं जानता था कि जनरल रूट कौन था, लेकिन वो उसके और उसके एलीट यूनिट का आमद से आती वाइब्रेशन को पहचान रहा था। सिल्वर। राइट है, गुड ऑब्जर्वेशन काउंट। हाँ, ये सिल्वर ही है तुम्हारी वीकनेस। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये सब कैसे पता? वेल, बिकॉज मुझे ये सब उसने बताया है जिसने तुम्हें बनाया है। रूट की बात समझते ड्रैकुला को देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसके गले से सिर्फ एक शब्द निकला, लूसीफर। यस काउंट, लूसीफर, माय मास्टर। और आज तुम्हें पकड़कर मैं अपने मास्टर को वो ऑफरिंग दूंगा जिसके लिए वो मुझे इमॉर्टल कर देंगे। यूनिट आगे बढ़ो और पकड़ लो इस मॉन्स्टर को। रूट का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सोल्जर्स आगे बढ़े। उनके आर्मर से आती सिल्वर की चमक देखकर
ड्रैकुला पीछे हट गया। रूट के सोल्जर्स ड्रैकुला के चारों तरफ एक सर्कल बना रहे थे। उधर ओमकार, फ्रांसिस और महाराज ईश्वरी प्रसाद अनीता को लेकर निकल चुके थे कि तभी अचानक ओमकार रुक गया। क्या हुआ ओमकार? तुम रुक क्यों गए? एक बात तो दिमाग से उतर गई महाराज। कौन सी बात ओमकार? रूट अगर ड्रैकुला को पकड़ने आया है तो पूरी तैयारी से आया होगा। हम में से किसी एक को वापस जाना चाहिए ताकि वो देख सके कि ड्रैकुला किसी मुसीबत में तो नहीं है। वो ड्रैकुला है ओमकार। रूट जैसा इंसान उसका क्या बिगाड़ लेगा? यही तो हम गलती कर रहे हैं पादरी। हम तब से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि रूट आखिर चाहता क्या है। उस चक्कर में हमने ये तो सोचा ही नहीं कि रूट आखिर ड्रैकुला को पकड़ने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। वो जल्लाद इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि बिना तैयारी के यहाँ आएगा। एक काम करो पादरी, तुम महाराज के साथ इन देवी को लेकर महल जाओ। मैं वापस जाकर देखता हूँ कि आखिर रूट क्या खेल खेल रहा है। पर सोचने का समय नहीं है पादरी, जल्द मिलेंगे। ओमकार का अंदेशा गलत नहीं था, क्योंकि रूट वाकई पूरी तैयारी के साथ आया था। उसकी एलीट यूनिट ने ड्रैकुला को घेर लिया था। ड्रैकुला घूम घूम कर चारों तरफ देख रहा था। सिल्वर की चमक उसकी आंखों में चुभ रही थी। उधर उन सैनिकों ने अपनी अपनी रिवॉल्वर्स और राइफल्स निकाल ली थी। हार मान लो काउंट, इन सारी गन्स में सिल्वर कोटेड बुलेट्स हैं। ताकि तुम उड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश भी करो तो मेरे सोल्जर्स तुम्हें शूट कर दें। सिल्वर, हाँ मैं जानता हूं ये मेरी कमजोरी है, पर तुम लोग समझते क्या हो? तुम्हारी तलवारों और बंदूकों से मुझे डर लगेगा। ड्रैकुला ने अपने हाथ उठा दिए और एक बार फिर उसने अपनी सेना को बुला लिया। हजारों चमगादड़ आसमान में छा गए और जैसे ही ड्रैकुला ने अपना हाथ नीचे किया, वो सब दुश्मन पर टूट पड़े। फायर! ड्रैकुला का वो मूव इतना सडन था कि वो सोल्जर्स थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो उन चमगादड़ों को अपने हाथों से ढकेलने की और भगाने की कोशिश करने लगे और वो चमगादड़ बार बार सोल्जर्स के आर्मर्स पर अटैक कर रहे थे। अफरा तफरी में किसी से भी फायर नहीं हो पा रहा था। Damn it! Fire करो you duffers! Fire your damn gun! जनरल रूट की गुस्से भरी आवाज का तुरंत असर हुआ और वो सोल्जर्स अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। गोलियों की बारिश से चमगादड़ धराशायी हो रहे थे, पर ड्रैकुला मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल उसने अपने हाथों को लहराया और सारे चमगादड़ उड़कर वापस आसमान में गायब हो गए। बस बहुत हो गया, आगे बढ़ो और पकड़ लो उसे। अचानक जनरल रूट की आंखों के सामने सच आ गया। उसे साफ दिख रहा था कि क्यों वो चमगादड़ उसके सोल्जर्स के आर्मर पर पंजे मार रहे थे। उन्होंने सिल्वर की लेयर को खरोच दिया था। कोटिंग कुछ खास जगह से उखड़ चुकी थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम पहले हो जिसने ये ट्रिक ट्राई की है? सिल्वर कोटेड आर्मर। उनके आर्मर्स के छोटे हिस्सों में, स्पेशली गले और छाती के आसपास, सिल्वर लेयर अब उतर चुकी थी। अब तुम सब देखोगे कि ड्रैकुला क्या कर सकता है। ड्रैकुला अपने शक्तिशाली हाथों से सैनिकों पर वार कर रहा था। वो उनके आर्मर के एक्सपोज्ड हिस्सों को निशाना बना रहा था, पर हर वार के साथ ड्रैकुला के हाथ धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। क्या हुआ काउंट? वीकनेस लग रही है ना? तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी कमजोर ट्रिक लगाऊंगा? ये आर्मर सिर्फ बाहर से सिल्वर कोटेड नहीं है, ये अंदर से डबल कोटेड है। सिल्वर के साथ साथ मैंने इस पर गार्लिक स्प्रे भी यूज किया है और रोज वाटर की हेल्प से गार्लिक की स्मेल को मास्क कर रखा है। तुम इस आर्मर को तोड़ नहीं पाओगे, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। फायर द कैनन! ड्रैकुला ने देखा कि रूट का आदेश मिलते ही 2 कार्ड्स पर रखी हुई कैनन को अनकवर कर दिया गया और अगले ही पल उन कैनन से 2 भारी भरकम सिल्वर कोटेड स्पीयर्स फायर हुए।
दोनों स्पीयर्स के पीछे सिल्वर कोटेड चेन भी थी। वो दोनों स्पीयर्स हवा को चीरते हुए ड्रैकुला की ओर बढ़े और उसके शरीर के आर पार निकल गए। ड्रैकुला बुरी तरह कमजोर पड़ चुका था। उसके शरीर में स्पीयर्स के साथ जुड़ी सिल्वर कोटेड चेन्स घुसी हुई थी और वो लाख कोशिश करने के बाद भी आजाद नहीं हो पा रहा था। He is trapped. अब इसको खींचकर इसके लिए बनाया स्पेशल खेल में से डाल दो। पर ध्यान रहे, इसके पास मत जाना। Reel him in and put him in a special prison now. Wait. तुम Count Dracula. The hunter finally became the hunted. तुम्हारी पावर के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन मेरे सामने सब फेल हो गए। राइट काउंट? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ रोक पाओगे? जैसे ही मैं आजाद हुआ ना, सबसे पहले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। हाँ, लिम्ब फॉर लिम्ब। आजादी, फ्रीडम। तुम्हें लगता है तुम इस केज से निकल पाओगे? ये कोई नॉर्मल केज नहीं है काउंट। ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है, सिल्वर के अलॉय आर्जेंटाइट से। तुम्हारी पावर्स को ध्यान में रखते हुए, जानते हो, ये आर्जेंटाइट मैंने स्पेशली अमेरिका के नेवाडा की माइन से मंगवाया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। And now it is all yours. तुम्हारी ये छोटी सी चाल तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैं जल्द ही इस प्रिजन को तोड़ दूंगा। I will escape and then I will come back for your blood. I will come back. Escape? But how? तुम्हारे हर पावर को मैं अच्छे से जानता हूँ। इस केज के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते। ना तुम अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से इसको तोड़ पाओगे और ना ही बैट बन के इसमें से उड़कर निकल सकते हो। इसीलिए स्टॉप ड्रीमिंग। तुम समझते नहीं हो रूट। यू हैव नो आइडिया कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। सब पता है मुझे, तुम्हारे पास्ट से लेकर तुम्हारे प्रेजेंट तक, और तो और तुम्हारा फ्यूचर तक पता है मुझे। तुम सच में अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो रूट। क्या तुम्हें लगता है कि इस सिल्वर केज में मुझे बंद करके तुमने मुझे हरा दिया है? हाँ? मैं ड्रैकुला हूँ, ड्रैकुला। तुम्हारी ड्रैकुला होने की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब तुम सिर्फ एक प्रिजनर हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है? तुम समझ नहीं पाओगे रूट। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। गलती? कौन सी गलती? तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो कि ये तुम्हारा एंड है। मास्टर लूसीफर तुम्हें कब से पकड़ना चाहते थे, और अब मैंने उनका वो ड्रीम पूरा कर दिया है। वो मुझसे कितना खुश होंगे। He will be so happy to see you like this, trapped. और तुम्हें लगता है कि लूसीफर इस खुशी में तुम्हें भी मॉडल बना देगा? हाँ,
वो मुझे इमॉर्टल बना देंगे और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल एंड तुमसे भी ज्यादा रिच एंड आई विल नॉट वेस्ट हिज ब्लेसिंग्स लाइक यू डिड। ब्लेसिंग्स? तुम्हें लगता है कि ये इमॉर्टलिटी एक ब्लेसिंग है? इमॉर्टलिटी इज अ कर्स। और वैसे भी सबसे बड़ी गलती होती है लूसीफर पर विश्वास करना। तुम समझ नहीं रहे हो रूट। तुम उसी ट्रैप में फंस चुके हो जिसमें कभी मैं फंसा था। लूसीफर इज मैनिपुलेटर। वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है जस्ट लाइक ही मैनिपुलेटेड मी। बकवास! मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला ड्रैकुला। तुम्हारी कोशिश बेकार है। मास्टर लूसीफर इज अ सेवियर और मैं तुम्हें जल्द ही उनके सामने प्रेजेंट करूंगा एज एन ऑफरिंग एंड देन ही विल गिव मी व्हाट ही प्रॉमिस्ड। सो यू टू मेड अ डील। तुम्हें पता भी है तुमने किसके साथ सौदा किया है? हाँ? तुम जल्दी सीख जाओगे रूट, लेकिन इससे पहले कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपनी ही मौत के वारंट पर साइन कर रहे हो, मैं ऑलरेडी तुम्हारी स्टोरी का फाइनल चैप्टर लिखकर जा चुका हूँगा। You can keep barking, Dracula. तुम्हारी बातों से कुछ नहीं बदलने वाला। Prepare for the last journey of your existence. Time to move. Let's go. I will kill you, Root. और मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि लूसीफर मुझे ढूंढना खुद ब खुद बंद कर देगा। I will kill you, Root. I will kill you. ड्रैकुला ट्रैप था और उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। रूट उसे लेकर आगे बढ़ गया और 24 घंटे बाद रूट की आर्मी काशी के बाहर पहुंच चुकी थी। उधर महाराज ईश्वरी प्रसाद के महल में माहौल काफी टेंस था। महाराज ईश्वरी प्रसाद बेचैनी से किसी का वेट कर रहे थे। एक घुड़सवार उनके महल की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ओमकार पिछली रात से लगातार रूट का पीछा कर रहा था और रूट के काशी की बॉर्डर से बाहर कैंप करते ही वो वापस महाराज ईश्वरी प्रसाद के महल आ गया था। ओमकार आया होगा, जल्दी से उसे यहां बुलवाओ। ओमकार, व्लाद का क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता चला? वो सुरक्षित है, लेकिन एक ऐसी कैद में है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने दूर से ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन रूट उसे कहां ले जा रहा है ये मालूम करना मुश्किल था। लेकिन एक बात पक्की है, रूट के इरादे बहुत खतरनाक हैं। महाराज, हमें व्लाद की हेल्प करनी चाहिए। कब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? अनीता जी का सोचना सही है। क्यों पादरी, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मैं यहाँ ड्रैकुला को मारने आया था, उसे खत्म करने। लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। Till last evening, Dracula was a monster for me. और अब मिस अनीता की उसके लिए कंसर्न देखकर आई एम कंफ्यूज्ड। जो कुछ भी पिछले 24 घंटों में हुआ उसने मेरी सोच को हिला दिया है। क्या पादरी, अभी वक्त नहीं है इन उलझनों का। हमें क्या करना चाहिए ये सोचो। मैं अभी कुछ नहीं सोच पा रहा ओमकार। मेरा दिमाग अभी इस सब को प्रोसेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। I don't have anything to offer. फ्रांसिस की कंफ्यूजन देखकर अनीता और भी नर्वस हो गई थी। उसने महाराज ईश्वरी प्रसाद के आगे हाथ जोड़ते हुए विनती की, सिर्फ व्लाद का ही नहीं, राज का भी कुछ पता नहीं है। उसका तो पता सिर्फ व्लाद के पास था।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, मेरी मदद कीजिए प्लीज। महाराज, हमें अब कुछ कदम उठाना होगा। रूट का इरादा क्या है ये हमें समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि अब एक ही रास्ता है। आपको अपनी सेना को भेजना होगा ड्रैकुला को छुड़ाने के लिए। सब महाराज ईश्वरी प्रसाद की तरफ देख रहे थे, लेकिन महाराज ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ओमकार, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मैं अपनी सेना को नहीं भेज सकता। क्या महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? अनीता जी, मैं ये फैसला जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूं। आपको समझना होगा कि काशी के लोगों की सुरक्षा मेरी पहली जिम्मेदारी है। अगर मैं अपनी सेना को ड्रैकुला के लिए भेजता हूं तो इसका मतलब है मैं खुलेआम अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम रूट को यूं ही छोड़ देंगे? हम सब जानते हैं कि रूट के इरादे अच्छे नहीं हैं, फिर भी। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरे पूर्वज राजा चेत सिंह ने 1781 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अंग्रेज जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को अपना कैदी बना दिया था। वो दिल से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे, लेकिन जब आखिरी जंग हुई उसमें हम अपने ही लोगों के हाथों धोखा खा गए। जानते हो उस कहानी में मैंने क्या सीखा? यही कि अभी इस देश की जनता आजादी का असली मूल्य नहीं समझती है। कल भी हमारे बीच गद्दार थे और आज भी हैं, और जब तक ऐसा है मैं युद्ध करने की गलती नहीं करूंगा। लेकिन व्लाद और रामदास। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं देवी जी, लेकिन आपको भी मेरी मजबूरी समझनी होगी। मैं अभी अपनी प्रजा को इस लड़ाई में नहीं डाल सकता। जो हम चाहते हैं उसका वक्त अभी नहीं आया है। मुझे अपने लोगों को बचाना है जब तक ये देश आजादी के लिए सच में तैयार नहीं हो जाता। तो आप हमारी मदद नहीं करेंगे? मैं खुलेआम तुम सब की मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बिना मदद के छोड़ दूंगा। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है, एक ऐसी चीज जो तुम्हारे लड़ाई में तुम्हारा साथ देगी। महाराज ईश्वरी प्रसाद ने अपनी अलमारी से एक कपड़ा निकाला, और जैसे ही उन्होंने उस कपड़े को हटाया तो ओमकार, फ्रांसिस और अनीता की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तलवार, ये तो मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है, एक ऐसी चीज जो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ देगी। महाराज ईश्वरी प्रसाद ने अपनी अलमारी से एक कपड़ा निकाला, और जैसे ही उन्होंने उस कपड़े को हटाया तो ओमकार, फ्रांसिस और अनीता की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तलवार, ये तो महाराज ईश्वरी प्रसाद के हाथों में एक जानी पहचानी तलवार थी, जिसे देखते ही अनीता हैरान रह गई थी। महाराज, ये तो पदम सिंह की तलवार है। ये तलवार आपके पास कैसे? इस तलवार को मैं खुद लेकर आया हूं। यह हवन कुंड के पास पड़ी हुई थी, और ऐसे खतरनाक वेपन का यूं लावारिस पड़े रहना ठीक नहीं था। पर इसे पकड़ते ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं इसे रखने के लायक नहीं हूं। इसलिए यह तलवार मैं तुम्हें दे रहा हूं ओमकार। महाराज ईश्वरी प्रसाद के मुंह से अपना नाम सुनकर ओमकार हैरानी से बोल पड़ा। लेकिन महाराज, मैं क्यों? मैं तो एक मामूली ठग हूं। महाराज ईश्वरी प्रसाद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो आगे बढ़े और उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तलवार ओमकार की तरफ कर दी। एक महाराज की बात को ना नहीं कहते हैं ओमकार। लो ये तलवार संभालो, आज से ये तुम्हारी हुई। ओमकार ने थोड़ा हिचकिचाते हुए वो तलवार अपने हाथों में पकड़ ली। उसके ऐसा करते ही महाराज उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में बोले, मैं जानता हूं ओमकार, तुम सिर्फ एक चोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ और है, कुछ गहरा, और इस तलवार को तुम ही संभाल पाओगे, क्योंकि इसके अंदर की शक्ति किसी भी इंसान को घमंडी बना सकती है। मैंने खुद इसकी शक्ति को महसूस किया है, पर
तुम इसे संभाल लोगे ओमकार, ये मेरा विश्वास है। ओमकार हैरानी से महाराज की बातों को सुनता रहा। अपनी बात कहकर महाराज पीछे हटते हुए बोले, मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को निकलना चाहिए, वरना जनरल रूट बहुत दूर निकल जाएगा। महादेव से प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग अपने मिशन में कामयाब हो, और ड्रैकुला चाहे जो भी है, इंसान है या हैवान, मैं चाहूंगा कि तुम सब उसे आजाद करवा लो। महाराज की बात सुनकर तीनों जाने के लिए उठ खड़े हुए। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, और ऐसी ही कुछ चिंता ऋषिराज के चेहरे पर भी थी, जो इस समय उस रहस्यमयी साधु के पास पहुंचे थे। प्रणाम ऋषिराज, कहिए आज कैसे आना हुआ? चिंता अंजनी पुत्र, चिंता मुझे आपके पास खींच लाई। आपको तो पता ही होगा कि व्लाद अब कैद हो चुका है और रूट उसको कहीं ले जा रहा है। व्लाद का कैद हो जाना चिंता का विषय है अंजनी पुत्र। क्या यह उम्मीद का अंत है? कदापि नहीं ऋषिराज, उम्मीद को इतनी जल्दी त्यागना मूर्खता है। व्लाद भी मात्र कैदी है। एक तरह से ये व्लाद की एक और परीक्षा है। किंतु मारुति नंदन, क्या व्लाद का इस प्रकार एक साधारण मानव के हाथों बंदी बना लिया जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कलयुग के प्रभाव से अब मानव किसी दानव से कम नहीं है? और व्लाद स्वयं भी तो काली शक्तियों की रचना है। मुझे तो व्लाद के बचने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। ऋषिराज के शब्दों में भारी चिंता झलक रही थी, किंतु वो रहस्यमय साधु अभी भी शांत था। कलयुग की ताकत चाहे कितनी भी बढ़ जाए ऋषिराज, इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता है कि प्रभु श्री राम का नाम इस जगत का मूल है। जैसे सूरज की रोशनी बादलों को चीरकर या चांद की रोशनी से प्रतिबिंबित होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, वैसे ही प्रभु का नाम हमेशा अंधकार को भगाता रहेगा। धर्म अधर्म की इस लड़ाई में अंततः विजय उसी की होगी जो प्रभु श्री राम के नाम को अपना सारथी बनाएगा। व्लाद का सफर अभी बहुत लंबा है। उसे एक धर्मयोद्धा बनने के लिए धर्म अधर्म के बीच बहुत से चुनाव करने होंगे, जैसे इस बार उसने किया। कैसे चुनाव? अपनी खोज को त्याग कर व्लाद ने अनीता को बचाने का निर्णय लिया। ये उसका प्रेम था, और प्रेम धर्म का ही एक स्वरूप है। भला बिना प्रेम के धर्म का क्या अस्तित्व है ऋषिराज? किंतु उससे भी बड़ा धर्म का परिचय उसने तब दिया जब उसने रामदास को रक्त पीने से रोका। जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया ऋषिराज? नहीं मारुति नंदन, मुझे ज्ञात नहीं है। कृपया आप ही इस तथ्य पर प्रकाश डालिए। करुणा ऋषिराज, करुणा। व्लाद रामदास को अपनी तरह बनते हुए नहीं देखना चाहता है। वो अपने मन के भावों का प्रदर्शन नहीं करता है, किंतु ये उसकी करुणा ही थी जो उसे रामदास का ध्यान रखने को मजबूर कर रही है। करुणा, भक्ति, धार्मिकता, त्याग, धैर्य, शांति, कृतज्ञता, विनम्रता और प्रेम, ये नवरसी धर्म को परिभाषित करते हैं ऋषिराज। और व्लाद ने प्रेम और करुणा के गुणों का प्रदर्शन करके अधर्म को चुनौती दे दी है ऋषिराज। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। आपका ज्ञान हमेशा ही मेरे मन को शांति देता है। आज के इस अंधकार के युग में आपका नाम भरे संसार के लिए रोशनी का एक दीपक है। मैं तो मात्र उनका एक दूत हूं। नाम तो आज भी उन्हीं का सर्वश्रेष्ठ है। स्मरण रखिए ऋषिराज, प्रभु के नाम का एक उच्चारण भी बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर कर सकता है। ल्यूसिफर हो या कोई और, अंधकार कभी रोशनी को रोक नहीं सकता। उस साधु की बातें सुनकर ऋषिराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, और उसने साधु को प्रणाम करते हुए चलने की आज्ञा मांगी। आपने हमेशा ही इस संसार और संपूर्ण मानव जाति को याद दिलाया है कि प्रभु श्री राम का नाम ही हमारी जीत का मूल है। आशा है कि व्लाद को भी देर सवेर इस सत्य का एहसास हो जाएगा। अब आज्ञा चाहूंगा, और भी जगह जाना है। नारायण नारायण। देखते ही देखते ऋषिराज वहां से अदृश्य हो चुके थे, और उनके जाते ही वो साधु ध्यान लगाकर बैठ गया और राम नाम का जाप करने लगा। राम राम। व्लाद की कैद की खबर हर तरफ फैल रही थी, और उसे बचाने के लिए एक टिकड़ी लगातार रूट के कॉन्वॉय का पीछा कर रही थी। ओमकार, फ्रांसिस और अनीता
घोड़ों पर सवार आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी ओमकार ने घोड़ा रोक दिया। क्या हुआ ओमकार? आगे कोई है, जल्दी से हमें छुपना होगा। जल्दी जल्दी। तीनों तेजी से अपने अपने घोड़ों से उतर आए और अपने घोड़ों को सड़क किनारे लगी झाड़ियों के पीछे ले गए। फास्टर फास्टर। उन तीनों ने देखा कि 4 अंग्रेज सैनिक घोड़ों पर सवार उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे। लगता है रूट का काफिला रात के लिए रुक गया है। ये सैनिक आसपास नजर रखने के लिए निकले होंगे। राइट, पेरीमीटर चेक। इसका मतलब हमें अपने हॉर्सेस को छोड़कर आगे मूव करना होगा। तो चलो फिर, लेकिन संभल कर। रूट के सैनिक इस समय चारों तरफ नजर रखे हुए होंगे। अपने घोड़ों को पेड़ों से बांधकर तीनों रात के अंधेरे और बड़ी बड़ी घास और पेड़ों के बीच छुपते हुए आगे बढ़ने लगे। तीनों धीरे धीरे संभलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। खतरा, नीचे झुको, जल्दी। तीनों घास के बीच में लेट गए। वो आवाजें धीरे धीरे पास आ रही थी। मुझे जनरल रूट का एजेंडा समझ नहीं आ रहा है। हु इज दिस रेबल? एंड रात को उसके केज पर इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई जाती है? नो आइडिया, बट ऑब्वियसली ये कोई बहुत पावरफुल रेबल लीडर है। एनीवे, ये एरिया क्लियर है। लेट्स गो बैक। उनके वापस जाते ही उन तीनों ने राहत की सांस ली। जैसे ही तीनों वापस आगे बढ़ने लगे, अनीता दुखी होते हुए बोली, आज भी ब्लाड के केज के चारों तरफ सिक्योरिटी है, यानी आज भी उसको रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल होगा। आखिर हम कब तक इस तरह रोड के कॉन्वॉय का पीछा करते रहेंगे? ओमकार, कुछ तो करना होगा। सब कुछ वक्त पर निर्भर करता है अनीता जी। हमारे पास समय कम है, लेकिन सही कदम लेना जरूरी है। जल्दबाजी का मतलब होगा रूट के हाथ चढ़ जाना। क्यों पादरी? पादरी, अरे तुम फिर क्या सोचने लगे? कुछ नहीं ओमकार, मैं बार बार यही सोचने लगता हूँ कि मैंने अब तक ड्रैकुला के बारे में जो सुना या पढ़ा था, वो क्या गलत था? ड्रैकुला तुम्हारे साथ इतना केयरिंग क्यों है, मिस अनीता? Everyone talks about him being a monster, एक राक्षस, but फ्रांसिस की कंफ्यूजन का जवाब अनीता ने बहुत शांत आवाज में दिया। शायद इसीलिए क्योंकि मैं उसमें सिर्फ एक राक्षस नहीं देखती, मैं उसमें एक आदमी की कहानी देखती हूँ जो अपनी ट्रैजिक लाइफ और अपने पुअर डिसीजंस की वजह से सफर कर रहा है। एक्चुअली पास्टर फ्रांसिस, सच ये है कि सो फार हर किसी ने उसके नाम से सिर्फ डर को एसोसिएट किया है, पर मैं उसके डर के पीछे छुपे दर्द को फील कर लेती हूँ। अनीता की बात सुनकर फ्रांसिस कुछ देर चुप रहा और फिर सोचते हुए बोला, तो क्या मेरे एंसेस्टर अब्राहम वैन हेल्सिंग भी ड्रैकुला में कुछ और देख रहे थे जब उन्होंने उसको रिलीज किया था? All of a sudden, I don't know. फ्रांसिस बोलते बोलते रुक गया क्योंकि अचानक अनीता चीख पड़ी। अनीता जी! What is happening to her? अगले ही पल अनीता जमीन पर बेचैन पड़ी थी, जबकि ओमकार और फ्रांसिस समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक उसको क्या हुआ था, और अनीता लगातार बुदबुदाए जा रही थी। ये क्या था? क्या ये कोई संकेत था या कोई चेतावनी? आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? Domine terebrarum, et vocos et lets tuos, dirigemi. रात के घने अंधेरे में जनरल रूट अपने टेंट में लूसीफर की पूजा में व्यस्त था। उसके चेहरे पर जीत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने कई कैंडल्स जल रही थी। Domine terebrarum, et vocos et lets tuos, dirigemi. अचानक दूर गूंज उठी उस चीख से रूट का ध्यान टूट गया और वो गुस्से से भड़क उठा। ये स्क्रीम किधर से आई? मेरी प्रेयर्स में डिस्टर्बेंस डाल दिया। देखना पड़ेगा। कॉर्पोरल एंडरसन। Yes, General, sir. आपने बुलाया? Did you not hear that scream, Corporal? I did, sir. Sir? रूट का सवाल सुनकर कॉर्पोरल कंफ्यूज हो गया। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, सर। तुमने वो स्क्रीम सुनकर क्या एक्शन लिया? No, nothing, sir. And may I know why? मुझे लगा कि वो किसी विलेज वुमन की स्क्रीम है। कॉर्पोरल का जवाब सुनते ही
जनरल रूट के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आवाज में गुस्सा अब खुलकर झलक रहा था। तुमने सोचा? Do you know कि इस रेबल लीडर को कैप्चर करने के लिए मैंने कितना एफर्ट किया है? तुम्हारे सोचने के कारण अगर कुछ हो गया तो सर लॉरेंस को रिप्लाई कौन देगा? Not you. क्या पता ये स्क्रीम इस रेबल के किसी साथी की हो जो इसको रेस्क्यू करने आसपास घूम रहे हो। क्या तुमने इस डायरेक्शन में सोचा, कॉर्पोरल? No, sir. As expected. पता नहीं तुम्हें कॉर्पोरल किसने बना दिया। Now, do as I say. एक सर्च पार्टी लो, हॉर्स माउंट्स ओनली, and find out कि ये स्क्रीम किसका था। जो भी मिले, execute them on the spot. Understood, Corporal? Understood, sir. But, sir. What? Sir, क्या ये बेटर नहीं होगा अगर हम सबको पकड़ के ले आए? If they are rebels, हमें उनसे बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कॉर्पोरल का बोलना जनरल रूट के गुस्से में वही काम कर गया जो आग में घी का होता है। अगले ही पल जनरल रूट ने कॉर्पोरल का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। विलेजर हो या कोई रेबल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक स्पेशल रेबल को कैप्चर करके ले जा रहा हूँ and I will take no chances and that means no risk whatsoever. Is that clear, Corporal Anderson? It better be clear. And now listen. अगली बार मुझे कोई एडवाइस देने से पहले 10 बार सोचना। Because next time अगर तुमने मुझे कोई यूजलेस एडवाइस दी तो मैं तुम्हें अपना वो डार्क साइड दिखाऊंगा जिसको तुम ना ही जाने तो अच्छा होगा। Now go and do as I command. Yes, General. मैं अभी जाता हूँ। कॉर्पोरल एंडरसन तुरंत ही वहां से निकल गया। जनरल रूट वापस अपने टेंट में चला गया, इस बात से अनजान कि उसका शक सही था। वो चीख ड्रैकुला को बचाने निकली अनीता की थी, जो इस समय जमीन पर बैठकर बुदबुदा रही थी। क्या हो रहा है मुझे? ये सब क्या हो रहा है? अनीता अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई थी। उसके सर में अभी भी हल्का दर्द बना हुआ था और वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने जो देखा उसका क्या मतलब हो सकता है? कौन थी वो परछाइयां? ओमकार और फ्रांसिस अब तक दौड़कर अनीता के पास पहुंच चुके थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। शांत हो जाइए अनीता जी, खुद को संभालिए। This was not good, ओमकार। ये अच्छा नहीं हुआ। कहीं मिस अनीता की ये स्क्रीम रूट के कैंप तक ना पहुंच गई हो। फ्रांसिस की बात सुनते ही ओमकार तुरंत जमीन पर लेट गया और जमीन पर कान लगाकर मानो कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। ओमकार, तुम क्या कर रहा है? चुप रहो पादरी, मुझे सुनने दो। अगले ही पल ओमकार ऐसे उछलकर खड़ा हो गया मानो उसके पैरों के नीचे स्प्रिंग लगी हो। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमें चलना होगा, तुरंत निकलना होगा यहाँ से। क्या हुआ ओमकार? तुम इतना पैनिक क्यों? मतलब घबरा क्यों रहा है? कुछ महसूस हुआ, जमीन हिल रही है। ये आवाज, ये कंपन घोड़ों के आने की है। कोई इस तरफ आ रहा है, शायद कुछ घुड़सवार। ये जरूर रूट के सैनिक होंगे पादरी, हमें निकलना होगा तुरंत। ओह नो, इसका मतलब अनीता की स्क्रीम रूट तक पहुंच गई। नाउ व्हाट? पादरी, अनीता जी, हमें यह जगह तुरंत छोड़नी होगी, जल्दी, इससे पहले कि वो हम तक पहुंच जाए, जल्दी। अनीता अभी तक सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं कैसे? अनीता जी, अगर हम अभी नहीं भागे तो ये हमें पकड़ लेंगे या फिर मार डालेंगे। ऐसे में ड्रैकुला को कौन बचाएगा? इसीलिए हिम्मत कीजिए, ड्रैकुला की खातिर ही सही, उठिए, वक्त बहुत कम है। ड्रैकुला का नाम सुनते ही मानो अनीता के अंदर जान आ गई और वो हिम्मत करके ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे कि उसको कुछ हुआ ही ना हो। अनीता के उठते ही तीनों पास आती घोड़ों की आवाज की उल्टी दिशा में भाग खड़े हुए। तीनों एक साथ भाग रहे थे। उनके दिल तेज धड़क रहे थे और हर एक कदम के साथ घोड़ों की आवाज करीब आती जा रही थी। फ्रांसिस बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे मौत उन्हें पकड़ने आ रही हो। वो बिल्कुल हमारे पीछे है। अनीता जी, तेज भागिए,
आगे घना जंगल है। अगर हम वहां पहुंच गए तो बचने की संभावना बढ़ जाएगी। उनके रास्ते में हर जगह रुकावट थी, पत्थर, कंकड़ और पेड़ों की झाड़ियां। ओमकार और फ्रांसिस अनीता को संभालते हुए भाग रहे थे, लेकिन उनका विश्वास हर कदम के साथ कम होता जा रहा था। मुझसे और नहीं हो रहा। घोड़ों की टापों की आवाजें अब बहुत करीब आ चुकी थी और जंगल तक पहुंचना अब असंभव लग रहा था। तभी अनीता दौड़ते दौड़ते गिर पड़ी। अनीता के गिरते ही ओमकार और फ्रांसिस पलटकर उसी ओर वापस भागे। उधर अनीता की वो चीख उन घुड़सवारों के लिए काम कर गई। कुछ ही पलों में तीनों गिर चुके थे। घोड़े पर सवार 5 सैनिक उन तीनों को घेर कर खड़े थे। ओह माय, ये देखो कौन है। पेस्टर फ्रांसिस और वो इंडियन चोर ओमकार। जनरल सर बहुत खुश होंगे इनको देखकर। तुमने जनरल का ऑर्डर सुना नहीं क्या? ब्रिंग नो प्रिजनर्स, एग्जीक्यूट ऑन द स्पॉट। ओके ओके, जैसा जनरल सर ने कमांड दिया है वैसा ही होगा। प्रिपेयर आर्म्स। पांचों ने अपनी अपनी राइफल्स का मुंह उन तीनों की तरफ कर दिया। वो पांचों इतने डिस्टेंस पर खड़े थे कि ओमकार या फ्रांसिस के लिए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था। तभी अचानक मानो चमत्कार हो गया। गोली चलने से पहले कहीं से एक तीर चल गया। पहला वार हुआ। एक तीर सीधा एक सैनिक के गले में घुस गया और वो सिपाही जमीन पर जा गिरा मुर्दा। इससे पहले कि बाकी अंग्रेज कुछ समझ पाते, एक और तीर हवा को चीरता हुआ आया और ओमकार पर बंदूक तानी सिपाही के सर में घुस गया। अगले ही पल वहां एक जोरदार आवाज गूंज उठी, मारे इन अंग्रेजन के, एक और जिंदा ना बचन पाए। अगले ही पल जंगल के अंदर से बहुत सारे आदिवासी दौड़ते हुए बाहर आ गए। उन्होंने तलवारों और लाठियों से अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। उन आदिवासियों ने हर तरफ से अंग्रेज सिपाहियों पर हमला बोल दिया था। अंग्रेज सिपाही इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक सिपाही अपने घोड़े से गिरते ही ट्राइबल्स के बीच में फंस गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, आदिवासियों ने उस पर लाठियों की बारिश कर दी। कुछ ही देर में घोड़े से गिरा अंग्रेज भी लहूलुहान पड़ा था। अब बस 2 सैनिक बचे थे, लेकिन उनके भी हाथों से उनकी राइफल्स गिर चुकी थी। वो निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें बुरी तरह से घेर रखा था। अरे गिरावा इन अंग्रेजन कुटबन का, इनका घोड़ा हमरे काम आई। उस आदिवासियों के कहने भर की देर थी कि दोनों अंग्रेज अपने अपने घोड़ों से नीचे आ चुके थे। एक सिपाही ने अपनी तलवार निकालकर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार होने से पहले ही कई आदिवासियों ने अपनी तलवारें उसके जिस्म में घुसा दी थी। ये नजारा देखकर आखिरी बचे अंग्रेज ने हथियार डाल दिया और गिड़गिड़ाने लगा, लेट मी गो प्लीज, मेरा सब सोना ले लो। लेकिन वो आदिवासी तो मानो खून के प्यासे थे। उन्होंने उस पर कोई दया नहीं दिखाई और अपनी कटारों से उस पर इतने वार किए कि गिनना मुश्किल था। देखते ही देखते 5 अंग्रेज सिपाही मौत की नींद सो चुके थे। ब्रिटिश कैवलरी का सफाया हो चुका था। जंगल के ये माहिर सिपाही गुरिल्ला वारफेयर में इतने होशियार थे कि एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बच पाया था। ओमकार, फ्रांसिस और अनीता हैरानी से ये सब होते हुए देख रहे थे। तभी वो आदिवासी उन तीनों की तरफ पलटे और इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाते, एक आदिवासी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और उसने फ्रांसिस को कस के पकड़ लिया। अगले ही पल फ्रांसिस चुप हो गया, क्योंकि एक कटार उसकी गर्दन पर थी। वो आदिवासी चिल्लाते हुए बस इतना ही बोला, अंग्रेज, गोरा, हमार दुश्मन। पांचों घुड़सवार अंग्रेज मारे जा चुके थे और ओमकार, फ्रांसिस और अनीता हैरानी से ये सब होते देख रहे थे। तभी वो आदिवासी उन तीनों की तरफ पलटे और इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाते, एक आदिवासी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और उसने फ्रांसिस को कस के पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।
अगले ही पल फ्रांसिस चुप हो गया, क्योंकि एक कटार उसकी गर्दन पर थी। वो आदिवासी चिल्लाते हुए बस इतना ही बोला, अंग्रेज गोरा हमार दुश्मन। नहीं, पादरी को छोड़ दो। वो अंग्रेज नहीं है, वो तो हमारे साथ है। ओमकार हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था, मगर उन आदिवासियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम बस मुसाफिर हैं, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमें जाने दो, जाने दो। ओमकार के रोने गिड़गिड़ाने से वो आदिवासी थोड़ा हिचक रहे थे। ये देखकर अनीता भी हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ये हमारा साथी है, इन्हें छोड़ दीजिए, ये हमारे साथी है। हाँ हाँ, हम सच कह रहे हैं भाई, ये हमारा साथी है। अंग्रेज हमेशा दुश्मन होते हैं, कृपया समझने की कोशिश करिए, ये वाला हमारा दुश्मन नहीं है। ओमकार और अनीता के इस तरह एक अंग्रेज के लिए गिड़गिड़ाने से वो आदिवासी कंफ्यूज हो रहे थे। अरे अरे अरे, कहा बोलत हो दोनों? एक गोरा लोग सब दुश्मन हवा। अरे नहीं भाई, ये दुश्मन नहीं है, नहीं है ये दुश्मन। अरे बात मानो भाई मेरे। नहीं, हम इसका ना छोड़ा। वो दोनों सच बोल रहे हैं, छोड़ दो मुझे। अरे चुप चुप, बिल्कुल चुप, फिर से बोल बात अब गर्दन काट दे। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी थी। कोई भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और फ्रांसिस की जान इस सब के बीच में अटकी हुई थी। नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो। अरे मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? नहीं। हरिया नाम का वो आदिवासी किसी भी क्षण फ्रांसिस की जान लेने वाला था कि तभी एक जोरदार आवाज गूंज उठी। रुक जाओ। वो उन आदिवासियों के सरदार की आवाज थी। उसके आदेश देते ही हरिया ने अपनी कटार फ्रांसिस के गले से हटा ली। तुम्हार तीनों जावे के बात कर रहा था ना, जावे दे, लेकिन तभी जब तुम्हार हमार कुछ सवाल का जवाब दे, और अगर हमका लगल कि तुम्हार जवाब झूठ पा, तो जैसन ही गोरे को मारे वैसे तुम्हार दोनों को भी ना छोड़े चाहिए। तो बतावा, तुम्हार तीनों जौनपुर में का काम से आई बा, और एक गोरे घुड़सवार तुम्हार पीछा क्यों करत रहे? मैं बताती हूँ, हम लोग इतिहासकार हैं। वो क्या होवत है? वही जो इतिहास की पढ़ाई करते हैं। ओफो, अब कैसे समझाऊं? ये का बकवास है? सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? आदिवासियों के लीडर ने गुस्से में अपनी तलवार की नोक अनीता की तरफ कर दी। ये देखते ही ओमकार बात संभालते हुए बोला, हम यहाँ ऐसे बात नहीं कर सकते, हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है, मतलब अकेले में। तो ऐसा बात है, चला फिर ले चलो इन सबको अड्डे पर, अब सब सवाल जवाब वहीं होगा, अकेले में। अपने लीडर की बात सुनते ही कुछ आदिवासी आगे आए और इससे पहले कि ओमकार, अनीता और फ्रांसिस कुछ समझ पाते, उन्होंने उन तीनों को कस के पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? देखते ही देखते तीनों के हाथ, पैर और मुंह कस के बांध दिए गए थे। उन्हें बांधने के बाद आदिवासियों ने उन्हें उठा लिया और जंगल के अंदर गायब हो गए। उधर जनरल रूट अपने कैंप में गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उन पांचों घुड़सवार में से एक का घोड़ा कैंप पर खाली पहुंच गया था, जिसके बाद तुरंत सर्च टीम भेजी गई थी। वो टीम पांचों सोल्जर्स की डेड बॉडी लेकर वापस आ चुकी थी और रूट खड़ा हुआ उन पांचों बॉडीज को देख रहा था। Where is Corporal Anderson? रूट अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब उसके सवाल के जवाब में कोई आवाज नहीं आई तो वो जोर से चिल्ला पड़ा, Where the hell is Corporal Anderson? रूट इतनी जोर से चिल्लाया था कि आसपास खड़े सभी सोल्जर्स 2 कदम पीछे चले गए। तभी 2 जोड़ी कदम वहां दौड़ते हुए आए। सर, आपने मुझे कॉल किया? Anderson. Welcome, Corporal. ये देखो इन बॉडीज को। जानते हो ना ये क्या है? Oh, I'm sorry. तुम्हें कैसे पता होगा कि ये क्या है? You were sleeping, right? चलो, let me tell you. तुम्हारे 5 cavalry soldiers का मर्डर हो गया है और ये उनकी बॉडीज हैं। Can you see this, Anderson? दिख रहा है तुमको? हाँ? बोलो। रूट की आवाज बिल्कुल सर्द थी, लेकिन एंडरसन जानता था कि वो गुस्से से भड़क रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी
I am so sorry, sir. Sorry? तुम्हारी सॉरी से क्या ये सोल्जर्स वापस आ जाएंगे? हैं? बोलो एंडरसन, कैन यू ब्रिंग देम बैक? Sir, वो हम क्या हुआ एंडरसन? हाँ? है कोई रिप्लाई तुम्हारे पास? वो सर, मैं सोचा। बेकार की बातें मत करो एंडरसन। My orders were clear, Corporal Anderson. सर, मैंने 2 दिन से रेस्ट नहीं किया था। I was not feeling well. कॉर्पोरल एंडरसन अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनरल रूट का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया एंडरसन। Insubordination. This is insubordination. और उसको कभी भी माफ नहीं की जा सकता। Understood? Come here, Corporal. Let me make an example out of you. एंडरसन जानता था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपने घुटने पर गिरकर माफी मांगने लगा। Please forgive me, sir. ये मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अपने मिस्टेक पर गिल्ट फील हो रहा है। This is an improvement. It is good कि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का एहसास है। Get up, Anderson. I forgive you. Come here, my trustworthy corporal. जनरल रूट के मुंह से फॉरगिवनेस की बात सुनकर एंडरसन एकदम से रिलैक्स फील करने लगा। वो उठा और जनरल रूट के पास पहुंचा। Thank you, sir. Thank you for forgiving me. एंडरसन के आगे के शब्द एक चीख में बदल गए। जनरल रूट ने अपना खंजर उसके पेट में उतार दिया था। एंडरसन मर चुका था, लेकिन जनरल रूट के ऊपर तो मानो पागलपन सवार था। वो उसके मुर्दा जिस्म पर वार कर रहा था। उसका ये वैश्य रूप देखकर सब सन्न थे, और रूट तब जाकर रुका जब उसका पूरा जिस्म खून के रंग से लाल हो चुका था। Consider this a warning. इस यूनिट में जो मैं कहूंगा वही होगा। किसी और ने अगर अपना दिमाग चलाने की कोशिश की, then his fate will be worse than Anderson. Is that clear? I ask. Is that clear? Sir. Yes, sir. आज अगर ओमकार रूट के इस रूप को देख लेता तो यही कहता कि उसने उसका जल्लाद नाम सही रखा था, लेकिन वो ये नजारा देखने के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। वो तो इस समय एक गुफा के अंदर था, जहां इस वक्त 2 आदिवासी उसके और अनीता के मुंह पर बंधी पट्टियां खोल रहे थे। बस 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 बस, खाली मुंह खोलना है, हाथ पांव बांधे रखो। इनसे खाली सवाल जवाब करो। जो आ गया सरदार। हाँ, अब बताओ कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करत रहा? आदिवासियों के लीडर के सवाल के जवाब में ओमकार ने एक नजर वहां मौजूद दोनों आदिवासियों की ओर देखा, और उनका सरदार उनका इशारा तुरंत समझ गया। तुम दोनों जरा बाहर जाओ। पर सरदार। अरे हमको कुछ नहीं होगा, जाओ। दोनों आदिवासी तुरंत बाहर निकल गए और उनका लीडर आराम से एक चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। कुछ देर के लिए उसकी पीठ ओमकार की तरफ थी, और इतने में ओमकार ने आंखों से अनीता को कुछ इशारा किया, जिसे आदिवासियों का लीडर देख नहीं पाया। अब यहाँ कोई ना है, बताओ, और अब सच बोलना, क्योंकि मैं झूठ पकड़ने में माहिर हूं, समझे? मैं सब सच बताऊंगा। हम लोग आपकी तरह ही अंग्रेजों के दुश्मन हैं और अंग्रेजों की सेना का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जल्लाद की सेना है जिसका नाम जनरल रूट है, और उसके कब्जे में हमारा एक साथी है। अच्छा, और वो साथी कौन है? उस आदिवासी लीडर के सवाल पूछने का अंदाज ये सब जाहिर कर रहा था कि उसे ओमकार की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और ओमकार उसके शक को महसूस कर चुका था। जिस अंग्रेज को आपने कैद कर रखा है वो उसी का बड़ा भाई है, और उसका नाम व्लाद है। ओमकार ने वो बात इतने विश्वास के साथ बोली थी कि आदिवासी नेता को यकीन नहीं हुआ। तो तुम कहत हो कि ये अंग्रेज के साथ साथ इसका बड़ा भाई भी अंग्रेजों से जंग लड़त है। आप मानो या ना मानो भाई, लेकिन सब अंग्रेज बुरे नहीं हैं। पादरी, मेरा मतलब फ्रांसिस और व्लाद हम दोनों के साथ हैं। असल में हम लोग बगावत का संदेशा लेकर काशी के महाराज से मिलने आए थे। वहां से निकलते समय व्लाद रूट के कब्जे में आ गए। तब से हम उसका पीछा कर रहे हैं, पर अभी तक उसको छुड़वाने का मौका नहीं मिला। व्लाद का आजाद होना बहुत जरूरी है भैया।
क्योंकि उसके बिना हम बगावत का संदेश आगे नहीं ले जा पाएंगे। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप किसी को काशी के महाराज के पास भेज दीजिए, वो आपको बता देंगे कि हम कौन हैं। ओमकार की बात सुनकर आदिवासी लीडर कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। फिर जब वो खड़ा हुआ तो उसकी आवाज में नरमी साफ झलक रही थी। तुम्हारी बात पर अभी भरोसा ना हो रहा है, लेकिन तुम्हारे भरोसे पर भरोसा करने में कोई नुकसान नहीं दिखता। तुम्हारा साथी अंग्रेजों के कब्जे में है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि जो अंग्रेजों का दुश्मन है वो हमारा साथी है, और मैं अपने साथियों के साथ जरूर निभावत हूं, ये हमारा वादा है। पर भाई आप हो कौन? हमारा नाम है बांके चमार। सुबह हो चुकी थी और जनरल रूट की सेना अपने सफर पर आगे बढ़ने की तैयारी में थी। सभी सैनिक अपने अपने काम पर लगे हुए थे। कोई टेंट को फोल्ड कर रहा था तो कोई घोड़ों की गिनती कर रहा था। कल रात की घटना के बाद पूरे कैंप में एक अजीब सा डर का माहौल था। सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी जनरल रूट अपने टेंट से बाहर आ गया। Now that is what I like. तुम सब अपने अपने वर्क को जल्दी जल्दी फिनिश करो। We will leave soon. अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, इसीलिए time is of great essence. Is that understood? Yes, sir. जनरल रूट ये देखकर खुश था कि उसकी पूरी यूनिट इस समय एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और चंद कदमों पर खड़ी एक कार्ट के पास जा पहुंचा। उस कार्ट के पीछे एक केज रखा हुआ था, जिसको इस समय एक मोटे कपड़े से पूरी तरह से कवर करके रखा गया था। Good morning, Count. I hope तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई होगी। अरे, मैं तो भूल ही गया। काउंट को तो दिन में सोना पसंद है, but sadly तुम दिन में भी नहीं सो पाओगे, क्योंकि थोड़ी देर में हम आगे बढ़ने वाले हैं। What? No happiness? क्या हुआ, काउंट? तुम इतने साइलेंट क्यों हो? Anyway, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, काउंट ड्रैकुला। रूट के शब्दों में एक अजीब सा गुरूर था, और उसके गुरूर की वजह जल्दी ही ड्रैकुला को पता चल गई। लास्ट नाइट मुझे मास्टर लूसिफर का मैसेज मिला। वो मुझसे बहुत खुश हैं और आज रात वो मुझे रिवॉर्ड देंगे, पर उससे पहले वो तुमसे बात करेंगे। यस काउंट, मास्टर लूसिफर आज यहाँ आएंगे। आरंट यू हैप्पी? आखिर तुम भी तो उनका ही स्लेव है। अगले ही पल रूट को उस ढके हुए केज के अंदर से एक रूह कपा देने वाली आवाज सुनाई दी। I am no one's slave. वो दहाड़ इतनी जोरदार थी कि रूट भी 2 कदम पीछे हट गया। क्या बोला तुमने? लूसीफर आ रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं वो इस मॉर्चर रिलिम में कदम भी नहीं रख सकता है। यकीन ना हो तो खुद अपने मास्टर से पूछ लेना। बकवास! मास्टर जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। He is too powerful. हाँ, सच बताना रूट, तुमने आज तक सिर्फ उसकी प्रोजेक्शन को देखा है ना? हाँ? तेरी खामोशी बता रही है कि मैं सच बोल रहा हूं। एक काम करना, अगली बार जब उससे बात हो तो पूछ लेना उससे। हाँ। ड्रैकुला की बातें सुनकर रूट को गुस्सा आ रहा था। वो भड़कते हुए बोला, तुझे क्या पता काउंट? तू तो बस एक प्रिजनर है, मेरा प्रिजनर। तेरा ये एरोगेंस मुझे अच्छा लगता है रूट, अच्छा लगता है रूट। तुझे मारते टाइम मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। ड्रैकुला की तीखी बातों से रूट का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में ड्रैकुला के शब्दों ने आग लगा दी थी। हाँ, सच तो यह है रूट,
कि तू बस एक सिपाही है, एन एक्सपेंडेबल सिपाही। जब तक लूसीफर को तेरी जरूरत है तू जिंदा रहेगा, उसके बाद तू भी बेकार की तरह फेंक दिया जाएगा। लूसीफर के लिए तेरी बस इतनी सी वैल्यू है। वंस यू आर डन, you will be dumped. You will be dumped. Shut up! I said shut up! रूट का गुस्सा अब उसके सहने की सीमा के पार जा चुका था। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और केज की तरफ तान दी। हाँ, क्या ये गन लोड होने की साउंड है? What happened, रूट? सच कड़वा लग गया क्या? इतना कड़वा कि तुम मुझे शूट करना चाह रहे हो, पर तुम कर नहीं पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ एक स्लेव हो। तुम मुझे तब तक हर्ट नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारा मास्टर तुम्हें परमिशन नहीं देगा। You are just a dog on Lucifer's leash. Dog! Don't you dare, Count! Don't you dare! गोली चलाओ रूट। अगर तुम लूसीफर के पालतू कुत्ते नहीं हो तो गोली चलाओ। रूट के हाथ कांप रहे थे। वो गोली चलाना चाहता था, पर ड्रैकुला गोलियों से नहीं मरता है। रूट को ये बात पता थी। I know what you're trying to do. पर मैं तेरे ट्रैप में नहीं आऊंगा। I know bullets तुझे मार नहीं सकती है, पर कुछ है जो तुझे जला सकता है। तुझे सनलाइट पसंद नहीं है ना, काउंट? तेरे केज का पर्दा हटा के तुझे जलते हुए देखने का मन है मेरा, लेकिन मैं अपने मास्टर के ग्रैंड प्लान को नुकसान नहीं होने दूंगा। रात को मिलेंगे, काउंट। Everyone, prepare to move. रूट वहां से जाने लगा और उसे अपने कानों में ड्रैकुला की आवाज सुनाई देती रही। You are just an expendable root. लूसीफर ये जानता है, मैं ये जानता हूं, और तू भी ये जानता है। You are just an expendable. जनरल रूट का कॉन्वॉय चलने के लिए तैयार था। उधर ओमकार, फ्रांसिस और अनीता भी चलने के लिए तैयार हो रहे थे। बांके चमार एक पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। तभी एक आदिवासी वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। सरदार, खबर बिल्कुल ठीक है। उन अंग्रेजा का कारवान में एक घोड़ा गाड़ी पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा है, जिसको उन्होंने मोटे कपड़े से ढक के छिपा रखा है। वो बात सुनते ही बांके ने बांसुरी रोक दी और उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत जोर की आवाज लगाई, रे सब लोग, चलन का वक्त हो गया है। ओमकार वहां से कुछ ही दूर पर खड़ा हुआ उनकी बातें सुन चुका था। वो तुरंत बांके के पास आया। क्या भाई, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं था क्या, जो आपने अपना आदमी भेजकर पता करवाया? बांके ने अपने दोनों हाथ ओमकार के कंधे पर रख दिए और उसको समझाते हुए बोला, जाना तो हम हिंदुस्तानी इतने सालों से गुलाम काहे हैं, क्योंकि हम बड़ी जल्दी कही सुनी बात सच मान लिया थे और फिर बाद में पछता थे। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि वो बस व्यापार करेंगे और हम मान गए। फिर उनका पादरी कहे कि वो हमको जातिवाद से मुक्ति देंगे, हम मान गए। और इस सब में हमको पता ही नहीं चला कि कब वो हमारे मालिक बन गए। हम जात पात में बंटते रह गए और वो हमार सब कुछ ले गए। इसीलिए हम तब तक कोई बात पर 100% भरोसा नहीं करते हैं जब तक वो बात अपनी आंखन से देख न ले। बांके की बात सुनकर ओमकार और अनीता दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते रहे। तो अब आप पक्का हमारी मदद करेंगे? हाँ बहन, भले उस पिंजरे में जो है वो कोई अंग्रेज है, लेकिन वो अंग्रेजन की सेना का कैदी है, यानी अंग्रेज उसके दुश्मन है। तो फिर ऐसा आदमी का कैदी रहना ठीक नहीं है।
पर ये काम आसान नहीं हुई। वो तो हमें पता है, इसीलिए ये काम दिन में ही करना होगा, क्योंकि रात को वो केज मतलब पिंजरे की सुरक्षा और ज्यादा होती है। रात को पिंजरे के आसपास पहरेदार बढ़ जाते हैं। नहीं, दिनवा में ये संभव नहीं हुई। चलती हुई फौज के काफिला पर हमला करना खतरे से खाली नहीं हुई। पर रात को तो उस पिंजरे के आसपास भी जाना नामुमकिन होता है। हम लोग 2 रातों से उनका पीछा कर रहे हैं, मगर रात को कुछ भी करना संभव नहीं था। अनीता की बात सुनकर बाकी कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उधर फ्रांसिस ने ओमकार को इशारा करके अपने पास बुला लिया था। जैसे ही ओमकार उसके पास पहुंचा, फ्रांसिस ने पूछा, तुमने इस बांके को क्या बोला जो उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली और मुझे फ्री कर दिया? तुम यकीन नहीं करोगे, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो मैं किसी भी बात पर ट्रस्ट कर लूंगा। बताओ मुझे। बाकी सब तो सच ही बताया, पर बांके को ये नहीं बता सकता था कि ड्रैकुला क्या है, इसलिए ये बोल दिया कि रूट के कब्जे में तुम्हारा बड़ा भाई है। कहो, कैसी रही पादरी? लाइफ कितनी अजीब है। मैं यहाँ व्लाद को मारने आया था, फिर उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट की और फिर उसको प्रोटेक्ट भी किया। अब उससे बचाने निकला हूँ, और जब लग रहा था कि इससे अजीब और क्या होगा, तो तुमने मुझे उसका भाई डिक्लेयर कर दिया। मुझे तुम्हारे इस देश से और यहाँ के लोगों से प्यार होने लगा है ओमकार। सच में ये एक अलग ही दुनिया है। हिंदुस्तान चमत्कारों का देश है पादरी। अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। तभी बांके ने जोर से आवाज दी, इस अंग्रेज के भाई का क्या करना है वो तो बाद में देख ली जाएगी, पर अभी तो जल्दी से जल्दी खिसकना जरूरी है, नहीं तो अंग्रेजन का काफिला हमसे बहुत दूर चला जाए। बाकी बात तो होती रही। अब समय आ गई बा आगे बढ़न के। चलो भाई साहब लोग। बांके के आदेश देते ही वहां हलचल तेज हो गई। ओमकार ने नोटिस किया कि वहां करीब करीब 50 आदिवासी थे। उनके पास गिनकर 3 घोड़े थे जो उन्होंने कल रात अंग्रेजों को मारकर कब्जाए थे। बांके ने एक घोड़े की लगाम पकड़कर अनीता की तरफ बढ़ा दी। बहन, अब घोड़ा पर चलिए। अनीता ने लगाम पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां बांके की उंगलियों से छू गई और अगले ही पल अनीता का शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। अगले ही पल अनीता का कांपता हुआ जिस्म जमीन पर गिर गया। उसका शरीर हवा में सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। सारे आदिवासी डरे हुए ये नजारा देख रहे थे। उधर ओमकार और फ्रांसिस दौड़कर अनीता के पास जा पहुंचे। अनीता जी, क्या हुआ आपको? अनीता का शरीर अभी तक कांप रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली और गूंज उठा एक शब्द, मौत।